तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर आपका डे 3 आज शुरू करते हुए आज हमने पढ़ना है अपनी अर्थ के बारे, अर्थ के बेसिक और अर्थ को हम स्टडी कैसे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे हमने पढ़ना शुरू करना है। देखो, अर्थ का सबसे बेसिक एक चीज याद रखो, हमने कल रोटेशन पढ़ी थी। देखो, प्लैनेट्स की रोटेशन, प्लैनेट्स अल्टीमेटली पत्थर हैं, प्लैनेट सिर्फ इस डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रहे, प्लैनेट्स इस तरीके से भी रोटेट कर रहे हैं। पर ये जो रोटेशन है, जैसे देखो ये वाली रोटेशन तो हम कहते हैं हर 24 घंटे में हो जाती है, तभी हमारा दिन 24 घंटे का है। तो ये जो इस डायरेक्शन में जा रही है ये रोटेशन तो 24 घंटे में हो जाती है। पर ये जो रोटेशन है आपका, प्लैनेट इस तरीके से भी धीरे धीरे घूमता जा रहा है। और आज जो जैसे आर्टिक है, एक टाइम पे आर्टिक घूमते घूमते अंटार्कटिका की जगह आ जाएगा और अंटार्कटिका आर्टिक की जगह आ जाएगा, ये बिल्कुल ऑपोजिट घूम जाएंगे, अर्थ उल्टी हो जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा से सीधी। ऑब्वियसली हम इंसानों को पता नहीं चलता, जैसे अभी भी तो नीचे ऑस्ट्रेलिया सदर्न साइड पे ही है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग उल्टे हुए पड़े हैं। ठीक है, पर उसका जनरल कंटेक्स्ट है क्योंकि हम प्लैनेट के सामने बहुत ही छोटे से हैं। ठीक है, तो हम जिस साइड पे वो जाता है हमें वही चीज सीधी लगती है, और क्योंकि सारी ग्रेविटी अर्थ के बिल्कुल सेंटर की तरफ है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उल्टे लटकोगे तो गिर जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस कारण हमें हर साइड ही सीधी दिखती है। पर ये जो आपकी रोटेशन है ये बहुत साल लगाती है, ये बहुत साल का मतलब लाखों साल लगाती है होने में, लाखों करोड़ों साल के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ये सारे की सारी अर्थ घूम के पूरी घूम जाएगी। तो फिलहाल भी अर्थ इसमें लगातार मोशन में रहती है, और इसी कारण जो आपकी अर्थ की एक्सिस है ना, जो ये हम सीधी लाइन अर्थ के बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ करते हैं रोटेशन वाली, ये एक्चुअली अर्थ के बिल्कुल, अर्थ इस तरीके से 90 डिग्री नहीं है। देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास करवाऊं, ठीक है, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से आपकी, अगर हमने जैसे कल एक्सिस पढ़ी थी, ये बिल्कुल 90 डिग्री होनी चाहिए, पर अर्थ की एक्सिस ऐसे सीधी नहीं है, अर्थ की एक्सिस टेढ़ी हुई पड़ी है। ये इस तरीके से टेढ़ी हुई पड़ी है कि ये अपनी ओरिजिनल एक्सिस से 23.5 डिग्री टर्न कर चुकी है। ठीक है, और अगर ये सेंटर ऑफ द इस पे लगाओ, देखो ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल इस साइड पे, तो कितना डिग्री बच गया? 66.5 डिग्री इस साइड पे बच गया। ठीक है, अब ये अर्थ की एक्सिस थी। ठीक है, अब ये जो सेंटर से लाइन है, इस लाइन को तुम इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो कि देखो ये जो अर्थ का ऑर्बिट था, जो अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, इस ऑर्बिट में ये अर्थ, अगर मैं सॉरी सन के रंग से बन गई, अगर मैं आपको अर्थ यहाँ पे ऐसे बनाऊं, किसी भी जगह पे बना लो, ये सारी जगह रिवॉल्व हो रही है, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से ही तो ये लाइन पास करेगी। तो जब मैं इस लाइन को बना रहा हूं, इस लाइन को मैं ऑर्बिटल प्लेन भी कह सकता हूं। नहीं नहीं अपालन, नॉट मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैं आपको एक मिनट में समझाता हूँ, फिर से उसके ऊपर आता हूँ, ये पहले लाइन बस बता दूं। तो ये एक तरह से ये ऑर्बिट की लाइन बन गई, आगे जाके ऐसी अर्थ का ऑर्बिट होगा, ऑर्बिटल प्लेन बन गया। इसे ऑर्बिटल प्लेन भी कह सकते हैं कि ऑर्बिट से अर्थ 90 डिग्री सीधी नहीं है, टेढ़ी हुई पड़ी है। दूसरी चीज, ये जो ऑर्बिट की शेप है ना, इलोंगेटेड है, इसके दो कोने ज्यादा स्ट्रेच्ड है, ऐसी शेप को एलिप्टिकल शेप भी कहते हैं। देखो ये सर्कल होता है, अगर दो कोने में स्ट्रेच कर दूं इसे एलिप्टिकल कहेंगे, तो ये एलिप्टिकल प्लेन भी मैं इसे कह सकता हूं। तो ऑर्बिटल प्लेन या एलिप्टिकल प्लेन को मैं रेफर करूं, तो अगर लेट्स सपोज आपको पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये छोटे मोटे कई बार इतने बेसिक क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लेते हैं, एक टाइम के बाद, जैसे अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो एक टाइम के बाद ये बहुत ही आपको बेसिक इंफॉर्मेशन लगेगी। तो अगर आपने ये चीज को इस तरीके से देखोगे, तो यहाँ पे ऑर्बिटल या एलिप्टिकल प्लेन जिसे मैं रेफर कर रहा हूँ,
इससे अर्थ 66 डिग्री मुड़ी हुई है, 90 डिग्री नहीं पूरी मुड़ी हुई, ठीक है। और अगर एक्सिस से देखूं, एक्सिस से 23.5 डिग्री मुड़ी हुई है। तो जिस साइड से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस साइड से आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, ऑर्बिटल प्लेन से टिल्ट पूछा गया है या एलिप्टिकल प्लेन दिखा होगा या एक्सिस से पूछा गया है, उसके मुताबिक आपका आंसर होगा। अब वाला जो आपने पूछा, देखो ये मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं होता बेसिकली। अब अर्थ के ऊपर हुआ क्या है कि यहाँ पे आपके यानी कि पोल्स अब इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका आर्टिक का एरिया है और ये आपका एंटार्क्टिक का एरिया है। ओरिजिनली एंटार्क्टिक और आर्टिक यहाँ थे, पर क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो ये धीरे धीरे घूम ही जा रहे हैं। एक टाइम पे आपका एंटार्क्टिक यहाँ पहुंच जाएगा और आर्टिक आपका यहाँ नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ अब इंडिया के मतलब पूरी दुनिया के यहाँ पे हो गया है और ज्योग्राफिकल साउथ यहाँ पे हो गया है। सर कब की बात है जब ये अलाइंड थी? ये आज से जब अर्थ फॉर्म हुई थी, आज से लाखों साल पहले की बात है, ठीक है। तब अर्थ सीधी थी, लाखों साल में अर्थ अभी यहाँ पहुंची है। तो सर अभी हम सीधे वाले को नॉर्थ नहीं मान सकते? नहीं, हम सीधे वाले को नॉर्थ नहीं मान सकते। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये पड़ता है, देखो अब मैं एक एक करके समझाता हूं। देखो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा हो, लेट्स सपोज ये आपकी अर्थ है। सर स्क्वायर में पता ही ना लगता सीधा क्या है टेढ़ा क्या है, लाइक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है तो दिखता भी है। हाँ बिल्कुल, पर एक्चुअली आपकी अर्थ बिल्कुल परफेक्ट सर्कल नहीं है। अर्थ की शेप को आपके जो बोला जाता है ना, आपकी एक मिनट, मैं आपको साथ में दिखा भी देता हूँ। आपकी अर्थ की जो शेप है, अर्थ की शेप इस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ करके, क्योंकि थोड़े से आपके पोल्स ना फ्लैट हैं और सेंटर से अर्थ आपकी बहुत चौड़ी है। इस शेप को आपके कहते हैं जियोइड शेप। तो अर्थ ना सर्कुलर है ना वैसे है। अब ये जो बिल्कुल प्लेन एरिया है ना, तो ये प्लेन इस तरीके से घूम गए हैं, तो इस तरीके से अर्थ दिख रही है, ठीक है। अब इसका कंटेक्स्ट में आपको उसके थ्रू भी दिखाता हूँ, इमेज के थ्रू भी दिखाता हूँ। और अर्थ जैसे हम ड्रॉ करते हैं वो इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि अर्थ से आपको नफरत ही ना हो जाए कि कैसी दिखती है, ठीक है तो अल्टीमेटली पत्थर, तो ये पूरा पत्थर गोल थोड़ी होगा। तो अर्थ आपकी एक्चुअली ऐसी दिखती है, ये रियल शेप अर्थ की ऐसी है, ठीक है। यहाँ पे इसे सीधा करके दिखाया गया तभी आपको इंडिया ऐसे दिख रहा है, नहीं तो ये टेढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे अर्थ का सेंटर सबसे चौड़ा है, पोल्स पे जाके ये सीधी हो जाती है, ठीक है, ये फ्लैट है यहाँ से। तो अर्थ की रियल शेप ऐसी दिखती है, ठीक है। ये अर्थ की रियल शेप है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा ऐसी चीज बनी है, पर हम इसे ब्रॉडली ऐसे पढ़ लेते हैं कि अर्थ का सेंटर सबसे चौड़ा है और पोल्स फ्लैट है। वो बस हम एक्चुअल डायग्राम ऐसा नहीं बनाते क्योंकि पढ़ने में ये डायग्राम ज्यादा आसान है एक पूरे सर्कल के तौर पे, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने आगे रिसर्च करनी होती है ऑब्वियसली उनके लिए ये डायग्राम मैटर करते हैं, पर नॉर्मल स्टडी के लिए एक इंसान को हमेशा समझाना आसान इस तरीके से है। इसी कारण हम जब डायग्राम्स बनाते भी आगे, हम हमेशा अर्थ को सीधी करके बनाते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से डायग्राम बनाने लग जाएंगे तो ये हमारे दिमाग को पढ़ने औखे हैं। ये मुश्किल है ना अपने आप में, अगर ऐसे आपके डायग्राम एग्जिस्ट करेंगे आपके। ये डायग्राम अर्थ की जो रियलिटी है उसकी है वो तो। हाँ जी, ये अर्थ की रियल इमेज ऐसी है। सर ये जो स्पेस इमेजेस होती हैं वो भी ऐसी नहीं दिखती, वो भी तो वो स्पेस इमेजेस एक्चुअली अर्थ की नहीं है ना, वो सिर्फ ड्रॉ की हुई है। रियल इमेज अर्थ की ऐसी है, जो एक्चुअली सैटेलाइट से अगर कभी इमेज आएगी ना अर्थ की, वो इस तरीके से ही आएगी, ठीक है। जो हम ऐसे वो बाहर से दिखाते हैं जैसे हमें अर्थ, वो सिर्फ एक इमेजिनेटिव इमेज होती है, क्रिएट की जाती है वो एक्चुअली अर्थ ऐसे नहीं दिखती। मतलब ये रंग नहीं है, ये तो सारा ब्लू एरिया है और ये सारी ज्योग्राफी है, ये सिर्फ इंफ्रारेड डायग्राम है इसका, ठीक है। पर अर्थ की बेसिक शेप दिखा रहा हूँ, रंग ये नहीं है ऑब्वियसली। रंग ऐसे समुद्र के रंग ये ऑरेंज रेड ऐसा नहीं है। ये टेम्परेचर और ये आपकी सॉरी टेम्परेचर नहीं, ये आपकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे समुद्र ज्यादा उठा हुआ है, कहाँ पे डिप्रेशन है, ठीक है। जैसे इंडियन ओशन बहुत ही गहरा है,
तो वो इसीलिए गहरा है, यहाँ पे डेप्थ है आपकी काफी ज्यादा, ठीक है, ओवरऑल। तो इस तरीके से आपकी सारी जगह ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये रियल शेप है अर्थ की, इस शेप को जियोइड कहते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ठीक है। पर हम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए और स्टडी करने के लिए हम अर्थ को इस तरीके से बना देते हैं सर्कल में। देखो आप, जो आपका अगला क्वेश्चन था उस चीज को आंसर करते हुए, अगर आपकी अर्थ बिल्कुल सीधी होती, सीधी को मार्क करने के लिए मैं बिल्कुल एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि पता चल जाए अर्थ बिल्कुल सीधी है। अगर अर्थ बिल्कुल सीधी होती, ये आपकी जो सन से लाइट आती, देखो मैं सन की तरफ से रेज बनाता हूं, एक, देखना ये बराबर गैप हो, दो, किसी में गैप आपको कम ज्यादा लगे तो आप बताना। कि मैं आपको यहीं से फर्क करके बताऊंगा कि टिल्ट के कारण हुआ क्या है, ठीक है। कंसेप्ट से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये आपकी लेट्स सपोज सनलाइट आ रही है। अब देखो ये सारी सनलाइट जो है वो अर्थ के ऊपर बिल्कुल बराबर, मतलब बराबर इन द सेंस, आपके ये अर्थ को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया था लाइन से। ऊपर वाला हिस्सा आपका नॉर्थ का आधा हिस्सा हुआ तो उसे कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्से को साउथ हेमिस्फीयर। देखो पहली बात तो सर्कल शेप के कारण असर क्या पड़ता है। देखो जहां पे लाइट बिल्कुल सीधी टकरा रही है, सीधी लाइट को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये देखो एक लाइट की रे है, दोनों कॉर्नर से मैं बना रहा हूं, कॉर्नर टू कॉर्नर, ये यानी कि ये सारी सनलाइट इतने एरिया में डल रही है, सही है। मतलब ये देखो जितनी ये सनलाइट की एक रे मैंने पकड़ी, दोनों कॉर्नर एरो के मैंने पकड़े, मैंने देखा कि सिर्फ इतने एरिया में सारी लाइट आ रही है। पर यही कॉर्नर अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, ये इतना एरिया कवर हो रहा है, क्या ये दोनों बराबर एरिया कवर कर रहे हैं? हाँ जी, नहीं ना, सेम एरिया नहीं कवर कर रहे ना। इन दोनों रेस को नाम भी दे देते हैं, इस रे को नाम देते हैं ए, इस रे को नाम देते हैं बी, ठीक है। और टॉप पे कंसीडर करने के लिए बाद में सी। अब देखो अगर जितना आप इस अर्थ का जो ये टिल्ट आया, ठीक है, जो अर्थ की मतलब अपनी सर्कुलर शेप है, उसके कारण असर क्या होता है, जहां पे तो बिल्कुल ही सीधी सन के सामने अर्थ पड़ती है, वहां पे पूरी कंसंट्रेशन से लाइट आके उसके ऊपर पड़ती है। देखो इसे दूसरे कंटेक्स्ट में मैं समझाऊं, इसे स्कूल में बचपन में आप करते भी आए हो। ये फ्लैश है, फ्लैश को अगर मैं हाथ पे डालूं, ये देखो बिल्कुल ब्राइट लाइट आपकी हाथ पे डल रही है ना, बिल्कुल ब्राइटनेस आ रही है, ठीक है, बिल्कुल ब्राइट लाइट डल रही है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी है, लाइट यहां से आई यहां पे डली, बिल्कुल सीधी। पर अगर मैं इस हाथ को टिल्ट कर दूं, देखो लाइट पूरे हाथ पे जा रही है। अब देखो पहले लाइट सिर्फ यहाँ यहाँ थी, ये सिर्फ पाम के एरिया पे थी सारी लाइट, और इस एरिया को पूरा रोशन कर रही है। पर वही चीज अगर मैं हाथ को टिल्ट कर दूं, ठीक है, अब देखो लाइट पाम से लेके ऊपर यहाँ फिंगर्स तक भी जा रही है, फिंगर्स भी वाइट हो गई हैं, ठीक है। पर क्या लाइट की इंटेंसिटी अब उतनी रही? क्या इतनी तिखी लाइट है जितनी ये है? मतलब थोड़ा सा दूर करके बनाता हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ पे सामने स्टूडियो लाइट्स भी जल रही हैं तो शायद आपको फर्क कम दिख रहा हो। ब्लैक बॉडी पे ज्यादा फर्क दिखेगा। देखो ये सीधी लाइट पड़ रही है तो ये बिल्कुल सामने इस तरीके से शाइन मार रही है। पर अगर मैं इसे देखूं, ये देखो लाइट अभी पड़ रही है, पर क्या ब्राइटनेस उतनी रही या नहीं रही? नो सर। देखो मैंने सन को नहीं हिलाया है, ठीक है, सन मेरा ये हाथ रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पे बिल्कुल सीधी तेज लाइट पड़ रही है। अगर ये बिल्कुल सीधा है तो अर्थ का जो बिल्कुल सीधा हिस्सा होगा उसके ऊपर बिल्कुल सीधी लाइट पड़ रही है इस तरीके से शार्प। पर अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, लाइट अभी भी आ रही है, देखो मैं लाइट मूव करके दिखाता हूँ, लाइट अभी पड़ रही है, पर लाइट अपने आप डिम हो गई, ठीक है, क्योंकि अब लाइट को ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना पड़ रहा है, उतनी उसमें सेम लाइट की अवेलेबिलिटी में ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना पड़ रहा है।
इसी कारण जो ये ए वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे आपकी सन ज्यादा गर्मी रिलीज करेगा, पर यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ लाइट को, क्योंकि ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना पड़ रहा है, यहाँ पे कंपैरेटिवली लाइट तो हर जगह होगी, पर उतनी ज्यादा वो गर्मी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीधी चीज नहीं होगी। देखो एक बचपन में तुमने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, अगर टॉर्च को बिल्कुल हाथ के साथ जोड़ के रखोगे तो होगा क्या है, यहाँ पे सारी की सारी टॉर्च के कारण हाथ गर्म भी लगने लग जाता है कि ये लाइट गर्म है। पर अगर मैं वही टॉर्च को एक रूम में मारूं, सारे रूम में रोशनी तो हो जाएगी, ठीक है, पर उस रूम में उस लाइट, उस टॉर्च के ऑन होने से गर्मी थोड़ी होने लग जाएगी। वही बात है, जितनी आपकी लाइट टिल्टेड एंगल पे जाके गिरती है उतनी ज्यादा वो फैल तो जाती है, पर उतनी फिर उसकी गर्मी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम होती जाती है। यहाँ पे छोटे एरिया के ऊपर गिरना था, इस कारण यहाँ पे इसने गर्मी ज्यादा प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो अर्थ के टिल्ट के कारण सबसे पहले ये असर पड़ेगा, ये तो अर्थ के जनरल टिल्ट के कारण ही असर है। अब मैं इसी चीज को, सॉरी, अर्थ अगर टिल्टेड ना होती, बस अर्थ की सर्कुलर शेप के कारण ये असर पड़ेगा, ठीक है, कि आपके सेंटर ऑफ द अर्थ में गर्मी सबसे ज्यादा होगी और आपकी दोनों साइड पे थोड़ा सा टेम्परेचर रिड्यूस होते जाएंगे। तो आपकी होगा ये कि आपके ये सारे एरिया भी कोल्ड होंगे, कोल्ड, बर्फ जमे ना जमे, ये सारे एरिया ठंडे होंगे, क्योंकि सनलाइट रोज आ रही है, तो ये एरिया जनरली ठंडे होंगे, ठीक है। और ये जो सेंटर वाले एरियाज हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी। पर बात ये है कि ये गर्मी सारा साल, मतलब फिर जो मौसम जहां पे है ना, वो मौसम सारा साल वैसा ही रहेगा। आपकी टिल्ट ने जो सबसे बड़ा काम किया है, टिल्ट के कारण ही आपके सीजन आते हैं। अब वो कैसे आते हैं वो चीज को मैं बताता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, लेंस, जैसे आपका लेंस है, लेंस सनलाइट के नीचे लाओगे, कंसंट्रेट कर दोगे लाइट, आपका पेपर को आग लग जाएगी, पत्ते को आग लग जाएगी, जो भी रखोगे उसके नीचे, ठीक है। अब अर्थ को टिल्टेड बनाते हैं, ये है आपकी अर्थ, फिर से ऐसे ड्रॉ करता हूं, बस इस पर ही फर्क क्या है, इस बार अर्थ को मैं एंगल देता हूं कि अर्थ आपकी टिल्ट हुई पड़ी है, ठीक है। अब फिर से आपकी सन रेज बनाता हूं। देख, दो चीजें नोटिस करना कि मैं एक तो लाइन सीधी बनाऊं और दूसरा गैप बराबर हो, ताकि फिर आप कह ना सकोगे सर आपने कोई चीटिंग की होगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर पेपर से सीधी जो जी आपकी आवाज कट गई। एग्जाम के अंदर बिंगी अर्थ पूछी जाएगी या सीधी पूछी जाएगी जी? देखो डायग्राम तो पेपर में आना ही नहीं, तो वो प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं और अर्थ टिल्ट है। उन्होंने आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन इस चीज के बारे में पूछने हैं कि अर्थ की टिल्ट के कारण अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है, क्या असर पड़ता है। तो उस असर को समझने के लिए हम डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। देखो अब ये अर्थ को मैंने टिल्ट बनाया, ये रहा आपका अर्थ का दोनों कॉर्नर्स पे, इस साइड पे पड़ गया आपका नॉर्थ पोल, इस साइड पे पड़ गया आपका साउथ पोल, ठीक है। हेलो धर्मेंद्र जी, सर, ये जो पोलर एरियाज है, ये नॉर्थ पोल जो ऐसे जो साउथ पोल है, तो सर ये भी टिल्टेड कंडीशंस में ऊपर ही हाँ जी रहता है, बिल्कुल, लाइक अर्थ जैसे टिल्ट हुई पड़ी है, बिल्कुल टिल्ट होगी। तो देखो ये पोल्स भी टिल्टेड ही हम बनाते हैं, इसी कारण पोल्स, पोल्स का ही तो मेन कंसर्न है, सारी गेम ही पोल्स के कारण है कि ये टिल्ट क्यों क्यों पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है। जब ये सीधा डायग्राम था, नॉर्थ यहाँ पे था, साउथ यहाँ था। एक टाइम अर्थ जब ओरिजिनली बनी थी, अर्थ ऐसे ही एग्जिस्ट करती थी, तो उस टाइम क्या होता था, जहां पे जो टेम्परेचर है वो वैसा ही रहता था। पर अब हुआ क्या है, एक तो टिल्ट और एक और फैक्टर, दो चीजें मिलके वो हमारी सारी की सारी चीजों को बदल के रख देता है पूरे साल को। हमारे जो सीजन्स हैं उसका होने का ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो यहाँ पे मैं छोटी सी सन रे भी बनाता हूं। देखो कोई भी रे नॉर्थ
पोल तक नहीं पहुंचेगी। ये देखो मैं अर्थ को बिल्कुल टच भी करवा दूं ना, तब भी ये लाइट नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंच रही है। ये आपके बिल्कुल साइड से बस यहाँ पे, मतलब यानी कि आपकी सनलाइट यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसके बियॉन्ड यहाँ पे जो ये एरिया है, मतलब अगर आपकी अर्थ रोटेट भी कर रही है, इसके बियॉन्ड आपका मतलब रोज सन आ ही नहीं रहा इस लाइट पे, मतलब इस डायग्राम में इसके बियॉन्ड सन आ ही नहीं रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो साउथ पोल पे पूरी लाइट हुई पड़ी है, तो यानी कि यहाँ पे आपकी पूरी लाइट एग्जिस्ट कर रही है। इनफैक्ट यहाँ से लेके बाकी सारी अर्थ के ऊपर आपकी लाइट एग्जिस्ट कर रही है, ये सारी अर्थ रोशन हुई पड़ी है। पर अब ये चीज नोटिस करो कि अब जो सबसे सीधी रे है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है इस डायग्राम में। ये देखो ये वाली रे का अगर मैं ये डायग्राम सीधा करके बनाऊं, इतना एरिया कवर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे इसका कवर करूं, ये इतना एरिया कवर कर रही है, और ऊपर को जाऊं, इतना एरिया कवर कर रही है। अगर आप देखोगे जनरली ऑब्जर्व करके, ये देखो हेमिस्फीयर अभी वैसे ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ का आधा हिस्सा, और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर, साउथ का आधा हिस्सा। इन दोनों को अगर इस तरीके से बनाया गया है, अब नॉर्थ साइड देखो, नॉर्थ में आपकी ये ज्यादा एरिया के अंदर लाइट फैल रही है, यहाँ पे स्कैटरिंग ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट छोटे हैं इसके कंपैरिजन में। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर जब आपके सन का ये वाला टिल्ट का रूप चल रहा है, इसमें आपके साउथ साइड सन की तरफ झुकी हुई है। इसके कारण क्या है, साउथ हेमिस्फीयर के अंदर समर्स होगी क्योंकि वो सन की तरफ झुकी हुई है, और नॉर्थ क्योंकि दूर हुआ हुआ है इस साइड पे विंटर्स होगी। इसी कारण जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे आपकी रात रहेगी, पूरी पूरी डार्कनेस रहेगी 6 महीने, और आपके साउथ हेमिस्फीयर में 6 महीने आपका डे रहेगा। तो ये जो अल्टरनेटिव होता रहता है वो इस तरीके से होता है। अब इसी डायग्राम को दूसरे तरीके से देखो। अब होता क्या है, इस चीज को मैं अब बड़े डायग्राम के कंटेक्स्ट में समझाता हूं। ये है अर्थ का ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट के बिल्कुल सेंटर में है आपका सन। एक साइड ये रही अर्थ, एक साइड ये रही अर्थ, सारे ऑर्बिट के ऊपर बताते हैं, साइड ये रही अर्थ, ठीक है। ऑलमोस्ट एक दूसरे के सामने सामने ही हो, ये रही अर्थ, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों को मैं एक ही तरफ, टिल्ट ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा, टिल्ट हमेशा सेम ही रहता है, तो ये मैं टिल्ट बना दूं, ज्यादा टिल्ट हो गया पर चलो कोई समझने के लिए काफी है। ये टिल्ट लगा लो, साइड ये टिल्ट लगा लो, ठीक है। टिल्ट तो वैसे ही रहेगा, ये टिल्ट लगा लो, और ये बड़ी छोटी दिख रही है अलग अलग अर्थ, पर उसका इस डायग्राम से कुछ लेना देना नहीं। देखो अगर मैं सन से बिल्कुल सेम डायग्राम बनाऊं, ये देखो ये वाला एंगल उठाया, सन से बिल्कुल सेंटर से पास करके यहां लेके गया। अब इन दोनों डायग्राम में एक चीज नोटिस कर, कैमरा गिर गया। अब इन दोनों डायग्राम में एक चीज नोटिस करो, आपके यहां पे इस साइड पे, यहाँ नीचे तार निकाल दिया, हाँ यहाँ पे कौन से हेमिस्फीयर के ऊपर आके लाइट डल रही है, नॉर्थ या साउथ? इस डायग्राम में देखो जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, कौन सी जगह पे आके लाइट गिर रही है? सर ये नॉर्थ में। साउथ में, ये देखो लाइन के नीचे रह गया ना। हाँ जी सर इसमें नॉर्थ में साइड वाली। हाँ बिल्कुल, इन्हें नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है। ये जो मैंने अभी यहाँ डायग्राम बनाया था ये C को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे आपका साउथ हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, और इस झुकने के कारण जब अर्थ की रेवोल्यूशन होती है ना, रेवोल्यूशन के जो दो कोने हैं A और C, इन दोनों साइड पे एक एक हेमिस्फीयर सन की तरफ झुक जाता है।
जिसके कारण एक टाइम पे यहाँ पे इस पोल के ऊपर लाइट होगी, दूसरी साइड पे इस पोल के ऊपर लाइट होगी, दूसरे पोल के ऊपर डार्कनेस होगी, यहाँ पे दूसरे पोल के ऊपर डार्कनेस होगी। और जिस साइड पे लाइट होती है उस हेमिस्फीयर के अंदर समर्स होती है, यहाँ पे नीचे समर्स होगी, और दूसरी साइड पे आपके विंटर्स होती है। ठीक है, तो ये सर्दियों का और गर्मियों का जो पूरा मौसम बनता है वो इस तरीके से ही क्रिएट होता है। सर्दी गर्मी हर चीज इसी तरीके से यहाँ पे बनती है और क्रिएट होती है। सर जब रोटेशन होती है पोल में थोड़ी तो रात होनी चाहिए कभी। हाँ जी, नहीं, देखो एक और इस चीज का फैक्टर बताता हूँ। देखो जो आपके पोल्स होते हैं ना, पोल्स के ऊपर कभी सन, जैसे हम दोपहर को देखते हैं सन ऑलमोस्ट सिर के ऊपर होता है, ठीक है, उसका भी मैं कंटेक्स्ट बताऊंगा। क्योंकि पोल जैसे बेंड है, पोल्स के ऊपर दोपहर के 12 बजे कभी भी सन सिर के ऊपर नहीं दिखाई देता। ठीक है, अगर उस चीज को मतलब आपके हमेशा जो पोलर सन होता है वो हमेशा अलग तरीके से दिखाई देता है। इस चीज को देखो, ये आपके पोल्स हैं जिस साइड पे आपकी लाइट हुई हुई है। ये देखो 2019 की ये वीडियो है और इसका पूरा वो है 2019 की वीडियो है आपके 8:30 हो रहे हैं 2031, 8:30 बजे जिस साइड पे आपके सनलाइट है, सनलाइट ये देखो 8:30 बजे रात का टाइम है ये, तो 6 महीने सन ऐसे दिखता है। ये नीचे टाइम देखते रहना, टाइम किस तरीके से ये सारा का सारा, यहाँ पे ये टाइम को नोटिस करना, ठीक है, ये टाइम को नोटिस करना और ये सन को नोटिस करना। सन देखना यहीं यहीं घूमेगा, सन कभी भी सिर के ऊपर जाता ही नहीं है। ठीक है, सन बस यहाँ पे थोड़ी सी हाइट लेगा, बस नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखो, देखो रात के 9 बज गए, 9:30, ये 10 बज रहे हैं रात के, वो देखो वो जा रहा है रात के 10 बजे सन, ये रात के 12 बज गए हैं, ये रहा सन रात के 12 बजे, रात के 1 बज रहा है, अभी भी देखो रोशनी पूरी है, 2 बज गए, 3 बज गए। ठीक है, इस तरीके से, और अगली सुबह फिर हो जाती है, सुबह के 4, 4:30, 5 बज गए। तो यहां तक समझ आ गया होगा बस। तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी मूवमेंट, तो पोल्स पे इस तरीके से सन दिखता है। ये क्यों दिखता है ये आगे जाके अभी मैं लेक्चर में बताऊंगा। ये बेसिक्स करने में टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, किस तरीके से मतलब वो धीरे धीरे उस लेक्चर की ओर बिल्डअप करेंगे। तो इस तरीके से आपके ये पोल्स की तरफ आपकी लाइट एग्जिस्ट करती है, समर्स विंटर्स, ये इस तरीके से सारे के सारे वेदर और ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये सारा का सारा मोशन इस तरीके से एग्जिस्ट किया टिल्ट के कारण। अब देखो अगर अर्थ सीधी होती, जस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्रॉ करने के लिए, अर्थ सीधी होती तो सारा साल बिल्कुल बराबर सन पड़ता रहता। ठीक है, हम हमारा जो इंडिया पड़ता है वो नॉर्थ साइड पे पड़ता है, इसी कारण हमारी समर्स का जो पोजीशन है वो ये है, ए पोजीशन है, हमारी विंटर्स की पोजीशन ये सी है। 21 जून को हर साल आपकी अर्थ यहाँ पे होती है, 23 दिसंबर को आपकी अर्थ हर साल यहाँ होती है। इसलिए 21 जून, क्योंकि देखो सन बिल्कुल सीधा आ जाता है, इसी कारण ये हमारा सबसे बड़ा दिन भी होता है, क्योंकि ये पूरे ऑर्बिटल प्लेन पे हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे देखो हमारे विंटर चल रही है, विंटर 23 दिसंबर के बाद धीरे धीरे दिन बड़े होने शुरू होते हैं, बड़े होने शुरू होते हैं, समर शुरू हो गई, मई जून, जून आ गया, यहाँ पे 21 जून सबसे बड़ा दिन आया। उसके बाद हमारे दिन फिर से छोटे होने शुरू हो गए, छोटे होने शुरू हो गए, करते कराते ये विंटर्स फिर से
सबसे छोटा दिन होता है हमारे यहाँ पे 23 दिसंबर। पर जैसे दुनिया के कंटेक्स्ट में बात करूं, ये आपको ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर इंडिया ये पड़ गया ऊपर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये नीचे है। यानी कि जब हमारे यहाँ पे समर्स होती है, उनके वहां पे विंटर्स होती है, और जब उनके वहां पे समर्स होती है, हमारे यहाँ पे विंटर होती है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे समर जैसे 21 जून हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, उनके यहाँ पे विंटर 21 जून। हमारे यहाँ पे ये दिन सबसे लॉन्गेस्ट होता है, उनके वहां पे ये शॉर्टेस्ट डे होता है, क्योंकि उनके विंटर्स का टाइम चल रहा है। ठीक है, सन हमारी साइड को आया हुआ है, ऊपर को आया हुआ है। पर जब विंटर हमारे आती है, यही आपके 23 दिसंबर, हमारे ये शॉर्टेस्ट डे होता है, उनके ये 23 दिसंबर ये उनके लॉन्गेस्ट डे होता है। सर अगर पेपर में लॉन्गेस्ट डे पूछते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर पूछेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और अगर दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज देखोगे ना, वो सारी ज्यादातर नॉर्थ में ही है। इसी कारण ये जो आपकी ए पोजीशन है ना, इस ए पोजीशन को हम कह देते होते हैं समर सोलिस्टिस। हाँ जी, अब ये जो समर सोल्स्टिस होता है और विंटर सोल्स्टिस है सर, ये 21 जून और 23 दिसंबर को सर, ये 23 विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया के जो हम बिल्कुल। जो समर सोलिस्टिस होगा वो हमेशा हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग होगा। हमारा समर सोलिस्टिस 21 जून को पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया का समर सोलिस्टिस 23 दिसंबर को पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां पे क्रिसमस के टाइम आपके 40-45 डिग्री टेम्परेचर होते हैं, तो वहां पे वार्म क्रिसमस होती है, वहां पे गर्मियां होती हैं, बुरी तरीके से गर्मी पड़ रही होती है। आई थिंक मे बी दे सेलिब्रेट क्रिसमस इन जून जुलाई। नहीं 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 नहीं, वो मनाते तभी हैं, ठीक है, पर वही है, वहां पे वार्म क्रिसमस होती है, वहां पे समरी सेलिब्रेशन होती है। ठीक है, तो इनका सारी की सारी सेलिब्रेशन इस तरीके से, फेस्टिवल नहीं चेंज कर सकते ना, फेस्टिवल वैसे ही है। तो ये समर सोलिस्टिस, इसीलिए हमारे लिए, हम अपने कंटेक्स्ट से पढ़ते हैं तो इसे समर सोलिस्टिस कह देते हैं। ये सी पोजीशन को हम विंटर सोलिस्टिस कह देते हैं। अब बीच में पड़ गई ये दो पोजीशन, बी और डी। ये आपका पड़ता है सितंबर का 22 सितंबर, अर्थ यहाँ पे होती है, और ये आपकी 21 मार्च। अब ये फाइनली ऐसी पोजीशंस है जहां पे दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। देखो, एक जनरल कंटेक्स्ट लगा के चलो, ये अर्थ मान लो, मेरा हाथ अर्थ मान लो। अगर अर्थ पे ये टिल्ट है, जब सनलाइट यहां से आ रही है, ये कैमरे के आगे, आप कैमरे को सन मान लो, जब यहाँ पे सनलाइट आ रही है, ये देखो नीचे वाला हिस्सा सन की तरफ झुका हुआ है, ये वाला हिस्सा दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके विंटर्स होंगे, यहाँ पे आपका समर होगा, ये सन की तरफ झुका हुआ है। इसे बिल्कुल उल्टा घुमा के इमेजिन करो इस तरीके से। अब देखो, ये समर, नॉर्थ वाला हिस्सा झुका हुआ है, साउथ वाला दूर है, तो यहाँ पे समर है, यहाँ पे विंटर। पर बीच में दो, इस पूरी रेवोल्यूशन के टाइम दो फेस ऐसे आएंगे जब आपकी टिल्ट इस तरीके से दिखेगी। अब इग्नोर करो कि ऑब्वियसली उंगलियों का साइज अलग अलग होता है, बस इतनी अर्थ मानो, तो आप नोटिस करोगे नॉर्थ और साउथ बिल्कुल बराबर है। सेम दूसरी साइड पे भी ये ऐसे दिन होते हैं जब दिन और रात 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, और आपके वेदर प्लेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी अर्थ आपकी बिल्कुल एक तरह से सीधी दिखने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि टिल्ट दूसरी साइड को ना, टिल्ट सिर्फ एक साइड को है, तो इस कारण यहाँ पे अर्थ की ये दो साइडें दिख रही होती हैं। इसी कारण हम इन दोनों पोजीशंस को कह देते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब है जब अर्थ बराबर होगी। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट? ठीक है,
इक्विनॉक्स, एक आपका ऑटम इक्विनॉक्स हो गया, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो गया। तो स्प्रिंग और ऑटम के मौसम में इन्हीं कहते हैं। दोनों टाइम पे आप देखोगे आपका वेदर प्लेजेंट हो चुका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली जो है, अगर आपका ये जो मैक्सिमम सी पोजीशन थी, अगर मैं कह रहा हूं कि सन आपका यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखो एक मैं पूरी सीधी लाइन बना लूंगा कि मैक्सिमम सन यहां तक आ गया। नॉर्थ में मैक्सिमम देखो सन यहां तक जा रहा है, नॉर्थ में गर्मी पड़ रही है पूरे नॉर्थ में, पर सन कभी भी, कल अगर दोपहर को 12 बजे बाहर जाओगे, एक चीज नोटिस करना, समर्स चल रही है, पर अभी भी आपका सन ना एग्जैक्टली कल अलार्म लगा लो आज चाहे, कल एग्जैक्टली 12 बजे बाहर निकलना। और दो चीजें नोटिस करना, पहली बात तो सन कहां पे है, सन आपके एग्जैक्टली सिर के ऊपर नहीं होगा। जिस एरिया में अभी आप रह रहे हो, ठीक है, ये हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये सारे एरियाज में अगर आप रह रहे हो तो आपके सन बिल्कुल सिर के ऊपर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर सन सिर के बिल्कुल ऊपर होता तो आपको एक चीज जो दिखती वो ये है कि आपकी परछाई ना बनती। देखो आप कभी भी किसी भी लाइट के बिल्कुल ऊपर होते हो ना, आपकी कभी भी परछाई नहीं बनती। आप हमेशा कभी भी रात को स्ट्रीट लाइट्स या कहीं पे भी चलते हुए देखोगे, जब स्ट्रीट लाइट दूर होती है, आप उसकी तरफ चलते जा रहे होते हो, आपकी पीछे को परछाई बहुत लंबी पड़ रही होती है, पर जितना आप पास आते जाओगे आपकी परछाई छोटी होती जाएगी। और अगर बाई चांस सिर के बिल्कुल ऊपर हो लाइट, हमारी परछाई नहीं बनती, वो हमारे पैरों के साथ साथ ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो सेम चीज ही यहाँ पे है, आपकी परछाई इसी तरीके से खत्म हो जाती है अगर सन बिल्कुल सिर के ऊपर होगा। पर आप नोटिस करोगे आपके बिल्कुल सिर के ऊपर सन नहीं है, इसी कारण आपकी परछाई पड़ रही होगी, ठीक है। चाहे समर्स है पर बिल्कुल सिर के ऊपर नहीं है। इसका कारण है कि इवन आप 21 जून जो हमारे समर्स का मैक्सिमम सबसे बड़ा दिन है, उस दिन भी आप रात मतलब दोपहर को 12 बजे बाहर जाके देखते ना, आपका सूरज कभी भी सिर के ऊपर ना होता यहाँ पे, क्योंकि एक मैक्सिमम पॉइंट होगा, अगर आप उस पॉइंट पे होगे तभी आपको सूरज सिर के ऊपर दिखेगा उस दिन, उसके ऊपर या नीचे नहीं दिखेगा। सेम चीज यहां पे आपके एक टाइम पे। पर अब ये देखो, ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीम पॉइंट है, ये नॉर्थ में एक लाइन पड़ गई, ये साउथ में एक लाइन पड़ गई। यानी कि अगर आपकी अर्थ यहाँ पे इस पूरी जगह पे ट्रैवल कर रही है, आपका सन धीरे धीरे साउथ हेमिस्फीयर से नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता जाना चाहिए। यहाँ पे ये देखो, जैसे इस पोजीशन के ऊपर आके बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, यानी कि साउथ से ऊपर को गया होगा, फिर धीरे धीरे सेंटर से ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और करते कराते ये मैक्सिमम इस पोजीशन पे आएगा। फिर दोबारा से अर्थ घूमनी शुरू होगी, तो यहाँ पे करते करते एक सेंटर पॉइंट तक पहुंच जाएगा, यहाँ पे इस पूरे अर्थ जहां पे भी होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे इस लाइन से नीचे जाना शुरू होगा जब तक सेंटर ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे सेंटर आ गया, फिर इससे नीचे जाना शुरू हो जाएगा जब तक ये पोजीशन ना आ जाए। तो आपके अर्थ के ऊपर भी हमें सन ये पोजीशन बदलते हुए दिखता है। देखो हमें रेवोल्यूशन वैसे नहीं पता चलती, पर अगर हम रोज सन को देखें, हम एक्चुअली पता लगा सकते हैं कि आपकी अर्थ कहाँ पहुंच गई है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज एग्जिस्ट करती है, क्लियर है। तो इस चीज का कंटेक्स्ट यहां पे बनाते हुए, इस चीज को यहां ड्रॉ करते हुए, अर्थ के ऊपर अगर मैं पढ़ूं, यानी कि अर्थ के ऊपर ऐसी दो, ये अर्थ का पहले सेंटर बना लेता हूं, अर्थ के ऊपर ऐसी दो लाइंस पड़ जानी चाहिए जिसके बियॉन्ड आपका सन नहीं जाता। एक आपकी ए पोजीशन की होगी और एक सी पोजीशन की होगी, और ये बीच वाली बी और डी पोजीशन की होगी, ठीक है। तो ये तीन लाइनें इस तरीके से कि गर्मी कहाँ पड़ रही है उसके मुताबिक ये लाइनें मूव करनी चाहिए। सर बीच में ऐसा भी होता है कि एग्जैक्टली इक्वेटर पे ही पड़ता है। हाँ हाँ, ये आपकी जो दो पोजीशंस है बी और डी, इस इन इक्वेटर के ऊपर ही है ना, बिल्कुल सेंटर में है, तभी तो इक्विनॉक्स अर्थ के सेंटर में आ गई ना, सेंटर में ही तो इक्वेटर है। इसलिए हमने इन लाइनों को नाम दे दिए, ये सेंटर वाली लाइन है,
इक्वेटर, जो मैक्सिमम पोजीशन नॉर्थ हेमिस्फीयर वाली पड़ रही थी, ये ए वाली, इसे हमने नाम दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो ये सी वाली मैक्सिमम पोजीशन साउथ में पड़ रही थी, इसे नाम दे दिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। These are imaginary lines. हाँ हाँ, इमेजिनरी लाइंस हमने अर्थ के ऊपर स्टडी करके इमेजिनरी, ठीक है। तो ये हमने बस जहां जहां तक सन जा रहा था उसकी मैक्सिमम अर्थ 12 बजे सन कहाँ पे बिल्कुल सिर के ऊपर होगा, वो लाइंस को स्टडी करके हमने ये एरियाज मार्क कर लिए। अब जब हमने ये एरियाज मार्क किए, इसी से हमें अर्थ के टिल्ट का एक्चुअली सही अंदाजा लगा, क्योंकि टिल्ट के कारण ही तो ये सारी की सारी चीज हो रही है कि एक साइड पे समर आ रही है, एक साइड पे विंटर आ रही है। नहीं तो सारा साल इक्वेटर के ऊपर सन रहे, बाकी सारी अर्थ के ऊपर सेम टेम्परेचर है। इसी कारण ये जो दोनों जो लाइंस थी, ये 23.5, अगर मैं ये 0 डिग्री मान रहा हूं, अगर ये पोल्स को मैं 90 डिग्री मानूं दोनों साइड पे, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया ना। यहां से अगर मैं एंगल बनाऊंगा, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 23.5 डिग्री के दोनों साइड पे एंगल बनते हैं, जहां पे ये लाइन बनेगी, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क करने के लिए जो हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं, ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे साउथ हेमिस्फीयर, इसके कारण इसके साथ नॉर्थ, इसके साथ साउथ लिख देते हैं, ठीक है। 0 डिग्री क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है, उसके साथ कोई डिग्री नहीं एग्जिस्ट करती। ये आपके पोल्स हैं, यहाँ पे आपके 90 डिग्री साउथ पोल है ये, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है। क्लियर है? यहां तक कोई भी टाइप का डाउट हो आपका? नहीं? ठीक है। अब इसके अलावा आपके ऐसे भी एरियाज हैं, देखो, जिसके बियॉन्ड, जैसे ये एरिया हो गया जिसके बियॉन्ड आपकी सनलाइट 6 महीने दिन रहेगा, और इस साइड पे एक लाइन बनेगी जिसके 6 महीने रात रहेगी। सेम चीज यहाँ पे भी, ये दोनों लाइनें भी टिल्ट के कारण ही बनती हैं। आपका एलिप्टिकल प्लेन से हमने कितना टिल्ट बनाया था? 66.5 सर। बिल्कुल, तो ये आपका 66.5, दोनों टिल्ट के कारण ही लाइनें, उन्होंने ही ये एरिया को डिफाइन कर दिया। इसे हमने शुरू कर दिया कहना एंटार्क्टिक सर्कल, इसे हम कहते हैं। These are frigid zone, ये जो आर्टिक और एंटार्क्टिक, हाँ जी, ये फ्रीजिड हो गए, पूरे के पूरे जमे हुए अच्छा, हैं। बिल्कुल फ्रिजिड बन गए, आपके जमे हुए। इसके बियॉन्ड आपकी बर्फ ही बर्फ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 6 महीने इन्हें बर्फ जमाने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो और बाकी टाइम इतना ज्यादा सन हार्श नहीं होता कि सारी बर्फ को पिघला पाए, इसी कारण सर हाँ जी, सर जैसे लॉन्ग टर्म में टिल्ट है ना बढ़ता गया, तो जो साउथ पोल है वो एकदम जैसे सन के आगे आने लगेगा, है ना। जैसे लॉन्ग टर्म में जब भी ऐसा टिल्ट हुआ आगे, तो सो एटमॉस्फेयर पे इस चीज का फर्क तो आएगा ना। एटमॉस्फेयर, हाँ, जैसे सर जो फ्रिजिड जोन्स है ना, तो उसके बाद कुछ तो सर उनमें आएगा ना फर्क। मतलब तो सर वो एटमॉस्फेयर मेल्ट किस ना सेंस हो में जाए। फर्क कह रहे हैं? जैसे सर वो अभी बिल्कुल जमे हुए हैं, तो सर वो मेल्ट होने तो शुरू होंगे हाँ, ना। नहीं, मेल्टिंग होती है वहां पे, जब भी समर जाएगा वहां पे मेल्टिंग होनी शुरू होगी, ठीक है। पर वही, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, वो टिल्ट के कारण गर्मी डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं पड़ती। इस कारण जब गर्मी डायरेक्टली नहीं पड़ती, वो मेल्टिंग बहुत ही स्लो है, इस कारण वो सारी बर्फ को पिघला नहीं पाता, ठीक है। उससे पहले ही दोबारा से विंटर्स आ जाती है। नहीं सर, आई थिंक चीज सही, जैसे आपने कहा नहीं नॉर्थ और साउथ रिवर्स हो जाएंगे एक पॉइंट पर, साउथ और नॉर्थ। हाँ जी सर, जैसे लॉन्ग टर्म में जाएगा ना, अच्छा, तो ठीक है, हाँ आप जी सर। ऐसे टिल्ट की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, अगर वो इक्वेटर की तरफ आने और ज्यादा लग जाते हैं, मतलब और ज्यादा ऊपर को ट्रॉपिक की तरफ मूव करने लग जाते हैं, तब सारी बर्फ पिघल जाएगी। पर उसकी जगह कोई नए पोल्स बनने लग, कोई नए एरिया जमने लग जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हम ओरिजिनली अपनी सारी स्टडीज के लिए, आज से अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन जिंदा रही, आज से करोड़ों सालों तक हम अब इसे ही पोल मानेंगे। अब ये चाहे जैसे मर्जी घूमता रहे, ठीक है। सर आई हैव एन डाउट। हाँ जी, हाँ जी, सर लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आर्टिक और अंटार्कटिका हो गया, हमारा जो इंडिया है यहाँ पर जो एक्साइची नाला एरिया है सर, वहाँ पर भी मैक्सिमम ग्लेशियर्स एंड फ्रीजिड जोन है
सर वो एरिया तो बेसिकली जो है सिचुएटेड है वो एल्टीट्यूड बहुत हाई है ना, जो आपके पोल्स हैं वो इस कारण जमे, वो आपके अंटार्कटिका का लैंड तो बिल्कुल ही प्लेन है, वहां पे बीच बीच में पहाड़ है पर ज्यादातर लैंड प्लेन है, जैसे हम प्लेन्स में रहते हैं, पर हमारे यहाँ पे बर्फ थोड़ी है। लैप्स रेट की वजह से। हाँ, जो आपका तिब्बत प्लाटो है या हमारे सारे हिमालयस लगा लो या इवन लद्दाख का एरिया, उसका एल्टीट्यूड बहुत ऊंचा है, वहां पे इस कारण बर्फ नहीं पिघलती, ठीक है, क्योंकि वहां पे ओवरऑल हवा इतनी ठंडी है, हवा गर्मी नहीं एब्जॉर्ब कर पाती, तो वो पिघलाएगी कैसे। लैप्स रेट भी सारे सही। लैप्स रेट वही होता है ना कि कितनी हीट है, आपका एटमॉस्फेयर कितनी गर्मी होल्ड कर सकता है, ठीक है, लैप्स रेट अल्टीमेटली यही होता है कि कितनी आपका एटमॉस्फेयर कितनी गर्मी होल्ड कर सकता है। तो लैप्स रेट की तभी तो आपके पोल्स की साइड भी आपका लैप्स रेट, मतलब सिर्फ यहाँ लैप्स रेट नहीं फर्क पड़ता, इक्वेटर से पोल्स की तरफ भी लैप्स रेट गिरता जाता है, ठीक है, कितनी गर्मी होल्ड करने की वो कैपेसिटी होल्ड करता है। वो हमेशा दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो सनलाइट कितनी शार्प है, कितने टाइम की अवेलेबिलिटी है, इन सारे फैक्टर्स को, और कितना अल्टीट्यूड है, तीन चीजों के ऊपर, इन तीनों चीजों के ऊपर काउंट करके आपका अल्टीमेटली लैप्स रेट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये लाइंस क्रिएट कर दी गई हैं आर्टिफिशियली हमारी स्टडी के लिए, ठीक है, यहां तक ये समझ आ गया। यहीं से कल बिल्डअप होगा आगे, ठीक है, कल यहीं से अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं उसकी तरफ जाएंगे।